हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए दमदार जीके प्लस हिंदी के पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए इस क्लास में एंट्री किया है तो आज के 100 सवालों को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेगा। जैसा कि यूपी पुलिस के एग्जाम में जीके हिंदी से पूरे 150 नंबर के सवाल पूछे आने वाले हैं और इस बार टारगेट हमारा एक ही है, जो कि 150 में से कम 145 स्कोर सही करना है। और यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम 8 जून से शुरू हो रहे हैं, जो कि 10 जून को समाप्त होने वाले हैं। अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है, आज 4 अप्रैल है। अप्रैल का महीना बाकी है और मई का महीना बाकी है और जून में तो हमें पेपर ही देना है, यानी हमारे पास केवल 2 महीने का समय मिला है। तो इसी 2 महीने में हमें पूरे सिलेबस को कवर कराना है और टारगेट इस बार हमारा यही है कि जीके हिंदी में सबसे अधिक स्कोर करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो सभी स्टूडेंट फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। यदि आप सभी का बेसिक पूरा क्लियर होगा तो समझ आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे मैथ और रीजनिंग में। इसलिए आप मैथ रीजनिंग में ना अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करिए और जीके हिंदी में आप क्वेश्चन को देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से तैयारी करिए। और जो भी आप क्लास करिए ना, ट्राई करिए खुद से सभी प्रश्नों का उत्तर करें, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर 8 जून से लेकर 10 जून के बीच में होने वाले हैं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर आप खुद से करिए और एनालिसिस करिए, अपने आप को आकलन करिए कि आपकी तैयारी इस टाइम किस लेवल की है और मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसका एनालिसिस करिए। आप देखिए डेली वाइज आपका ना जो स्कोर वो बढ़ता रहेगा यदि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस काफ़ी अच्छे से करते रहेंगे। और कल के डेट में हमारे जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाई एक्स पर वो 81,000 पदों पर एक बार फिर से अनाउंस कर दिया है कि इसी साल आप सभी के लगभग 81,000 पदों पर यूपी पुलिस आपका ऑपरेटर कॉन्स्ट और उसमें आपका यूपी होमगार्ड में नई भर्ती फिर से एक बार आएगी। वैसे तो आपका एग्जाम लगी है, लेकिन इसके बाद फिर से नई भर्ती आएगी। तो दोस्त मेरे, आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए। ओके तो आज के इस क्लास में आप सभी का टारगेट भी है 100 सवाल में से आप सभी को हम लगभग 45 सवाल का टारगेट दे रहे हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग जीके के 60 सवाल को डिस्कस करेंगे, तो कम से कम आप सभी का 23 सवाल सही होना चाहिए जीके में 60 सवाल में से। उसके बाद हिंदी में 40 सवाल में से कम आप सभी का 22 सवाल सही होना चाहिए। इतने का टारगेट आप सभी का दोनों सब्जेक्ट में होना चाहिए। एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करते हैं और कई सारे क्वेश्चन इस क्लास से हम अपने पेपर के लिए तैयार कर लेते हैं। ओके तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जहां जनगण मन पहली बार गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जहां जनगण मन पहली बार गाया गया था? तो बिशन नारायण धर थे। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। उपन्यास अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? उपन्यास ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है ए सूटेबल बॉय पुस्तक को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? तो कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट को जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी आरबीआई हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधान के निलंबन के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधान के निलंबन के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 358 है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा एक ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? जैसे देखिए स्वच्छता है, पेयजल है, गांव की सड़कों का रखरखाव ये है, लेकिन मेरे दोस्त लघु उद्योग ये ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नरौरा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, उत्तर रेलवे जोन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर रेलवे जोन की स्थापना कब की गई थी? 14 अप्रैल 1952 को की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करिए। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो स्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? वृंदावन उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, यानी किस शहर में स्थित है वृंदावन उद्यान? तो ये मैसूर में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है और पहली बार में एग्जाम को क्रैक करना है, तो सबसे पहले ये तो 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास मंगाकर लगभग 1500 नए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपके पेपर में एक सेट में 38 प्रश्न जीके पूछे जाएंगे, 37 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे, 38 प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे और 37 प्रश्न रीजनिंग के। सेम टू सेम आपको इस टेस्ट सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले 38 जीके, 37 हिंदी, 38 मैथ और 37 रीजनिंग। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले तो इसको आप खुद से सॉल्व करिए, अपने से सभी प्रश्नों को तैयार करिए। उसके अलावा हम आप सभी को जीके प्लस हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, आपको मिलेगा कैसे? ये पीडीएफ के लिए आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करें। जैसे मैसेज करेंगे 1 मिनट में आपको ये सारा क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप सभी को मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ पे करके इतना सारा क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए। तो जल्दी करिए भाई, इस नंबर पर मैसेज करके ये क्वालिटी वाला क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और उसे तैयारी करिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना का संबंध किससे है? तो कौशल विकास से है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को रातों रात तरलता प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है? जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को रातों रात तरलता प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, किस प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला में नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम पर्वत है? तो साथियों किस प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला में नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम पर्वत है? तो ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी घाट में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, भारत में संसद के पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? भारत में संसद के पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो ध्यान रखिए इनमें से कोई ही नहीं है, यानी कोई नीड ही नहीं होती है मेरे दोस्त, यानी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है ये आगरा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर एक ठोस तरल बन जाता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर एक ठोस तरल बन जाता है उसका क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, आगरा किला किसने बनवाया था? आगरा का जो किला है किसने बनवाया था? तो अकबर जी ने बनवाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र ये कैसा आकार होता है? बताइए, यानी किस प्रकार का आकार होता है जो औसत परिवर्तनीय लागत वक्र है? तो ये यू आकार का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन है? उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन है? तो तहसीलदार होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को,
किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति का आदमी के रूप में भी जाना जाता है? किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति का आदमी के रूप में भी जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति का आदमी के रूप में भी जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 100 सवालों का आपको हल करना है। ध्यान रखिएगा, जीके में 60 सवाल में से केवल 23 सवाल सही करना है, हिंदी में 40 सवाल में से मात्र 22 सवाल सही करना है। ठीक है। पादपों में जाइलम उत्तक का ये कौन सा भाग भोजन का संग्रह करता है? बताइए। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन का संग्रह करता है? आप सभी को मालूम होगा, जाइलम पैरेंकाइमा जो कि भाग है भोजन का संग्रह करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, इनमें से कौन सा बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? तो अरावली पर्वतमाला नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? केडी जाधव थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? जैसे छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर कौन सा मंदिर स्थित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो झिंगुरदा मंदिर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा किसने बनाया था? फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते किसने हराया था? 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते किसने हरा दिया था? तो सुलेमान सिको ने हराया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी जिले में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री जलधारा है? तो साथियों इनमें से कौन एक ठंडी समुद्री जलधारा है? तो ओयासियो है, जो कि एक ठंडी समुद्री जलधारा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चंदौली जिले में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, किसी राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? बताइए, किसी राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो भाई याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक केवल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, इनमें से कौन माओरी जनजाति की मातृभूमि है? तो साथियों कौन माओरी जनजाति की मातृभूमि है? तो न्यूजीलैंड है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में लायन सफारी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो इटावा में की जा रही है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव क्या है? शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव इनमें से क्या है? तो उच्च कार्बन उत्सर्जन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, वायु द्रव्यमान में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है?
बताइए, वायु द्रव्यमान में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया? बताइए, ऑप्शन तो केवल एक ही होगा, लेकिन इसमें दो सवाल है। पहले तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किसने किया था? तो धर्मपाल ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करिए। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? इन सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? सभी बताएंगे तो लाल सागर में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करिए। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो साथियों, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो लाला लाजपत राय जी जाने जाते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, 2002 में उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस शहर को जय प्रौद्योगिकी शहर घोषित किया गया था? तो साथियों, 2002 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को जय प्रौद्योगिकी शहर घोषित किया गया था? तो लखनऊ शहर को किया गया था। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, श्री बिस्मिल्लाह खान किसके प्रसिद्ध वादक थे? श्री बिस्मिल्लाह खान किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो ये शहनाई के प्रसिद्ध वादक थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो भाई अनुच्छेद 109 के तहत। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय कौन सा वादक है? अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वो कौन सा वादक है? तो तबला वादक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करिए। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस और बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, अध्यादेश यानी रीट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया था? बताइए दोस्त, अध्यादेश जो रीट होता है वो जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 226 में किया गया था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस किस ग्रह के ये उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, आयन अपने संबंधित परमाणुओं से किसमें भिन्न होते हैं? आयन अपने संबंधित परमाणुओं से किसमें भिन्न होते हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण रोजगार के स्रोत हैं? तो साथियों, इनमें से कौन से ग्रामीण रोजगार के स्रोत हैं? तो देखिए, एक पशुपालन है, मछली पालन है, डेयरी उद्योग है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन होगा। उपरोक्त सभी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? तो भाई बुध है, जोबियन ग्रह नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड राज्य में नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है? भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या होती है? तो त्रिस्तरीय होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, निम्न में से कौन सी मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो साथियों, मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सा नहीं है? तो महानदी नदी नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा
कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये पूरा आपका पेपर ध्यान रखिएगा 200 नंबर का हो रहा है, क्योंकि आपके पेपर में एक सवाल सही करने में 2 नंबर मिलेगा। आप सभी से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो कि 2 नंबर के यानी 300 नंबर का आपका पेपर आने वाले हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, तो आप 200 नंबर में से कितना नंबर लाते हैं लास्ट में जरूर बताइएगा। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? दिव्यांग व्यक्ति के कल्याण को बढ़ाना है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो चीनी की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, किसी भी टेनिस में पहला अंक क्या होता है? यानी किसी भी टेनिस में पहला अंक कितना होता है? 15 होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, वर्गीकरण शब्द को किसके द्वारा दिया गया था? वर्गीकरण शब्द को किसके द्वारा दिया गया था? बताएंगे आप लोग। तो एपीडी कैंडोल के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो सातों जीके में 60 सवाल कंप्लीट हो गया। तो क्या बताइए, आप सभी का 23 सवाल सही हुआ? ईमानदारी के साथ बताइए। टारगेट आप सभी को 23 सवाल हमने सही करने का दिया था। अब आप लोग हिंदी में अपना टारगेट पूरा करिएगा, कम से कम 22 सवाल सही करिएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड इनमें से कौन सा है? तो स एक अघोष वर्ड है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, श्रावण का सही संधि विच्छेद बनाइए। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो श्रव प्लस अन हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यड़ संधि इसमें। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो बिकाऊ है, जो कि ये शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो उद्गम एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जैसे शारदा है, वाड़ी है, बीड़ा पाड़ी है, लेकिन कमला नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जैसे भृत्य है, चाकर है, सेवक है, लेकिन निर्झर नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इति होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तैयार करते रहिए, सभी सवालों का उत्तर भी अच्छे से आप अपने दिमाग में फिट करते रहिए। बीच में कहीं सवाल पूछ दे तो आप उसका उत्तर तुरंत बताएं। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, कलुष का विलोम शब्द, ये भी बेस्ट लेवल का सवाल है, तो निष्कलुष होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, दूर की सोचने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दूर की सोचने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दूरदर्शी बोलते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी,
यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दे दी, तो यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को, विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? तो सम्यक दृष्टि है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को, अखरोट शब्द का तत्सम रूप बनाइए। क्या होगा? अखरोट शब्द का तत्सम रूप तो अछोट होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 को हल करिए। इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी क्या कहा गया है? इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी क्या कहा गया है? तो अगोचर कहा गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए चैनल को दोस्त मेरे सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे आप लोग। क्लास अपलोड तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो संक्रांति काल कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 को, कागज का बहुवचन क्या होगा? कागज का बहुवचन तो कागजात होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व करिए। जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो दीर्घ स्वर कहेंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 82 को, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा? अतिशयोक्ति। कितनी बार हमने आपको बताया है कि अतिशयोक्ति, ध्यान से देख लीजिए, ये सवाल आपके पेपर में आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व करिए। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो कृत्रिम है। ओके, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व करिए। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार कौन सा है? उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार कौन सी है? तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को सॉल्व करिए और देखिए, पायो जी मैंने रतन धन पायो, पंक्ति किसने लिखी है? इस पे गाना भी आया था, आप सभी को याद होगा, सलमान खान का। पायो जी मैंने रतन धन पायो, पंक्ति किसने लिखी है? तो ये पंक्ति मीराबाई ने लिखी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 को, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकवि कहलाता है? राष्ट्रकवि कौन कहलाता है? तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि कहलाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, इसमें वाक्य का प्रकार पहचानिए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, इसमें वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो ये मिश्र वाक्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? तो साथियों, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? तो पूरे 5 प्रकार से बनती है। ऑप्शन भी सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 89 को, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो दोस्त मेरे किस वाक्य में अपादान कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, ये वाक्य अपादान कारक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को, चंद्रयान इनमें किस लोक कथा पर आधारित है? यानी चंद्रयान इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो चनैनी पर आधारित है। ऑप्शन है चनैनी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान की मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 92 को सॉल्व करिए। किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? तो ध्यान रखिएगा, अकबर के समय। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को, निम्नलिखित में पुल्लिंग बताइए। निम्नलिखित में पुल्लिंग बताइए। तो बुढ़ापा एक पुल्लिंग है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 को सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? अनुकंपा ठीक लगा। सन्यासी, सन्यासी में हमेशा याद रखिएगा ऊपर बिंदु रहता ही रहता है, यही आपका अशुद्ध लिखा है। वृक्षारोपण सही है। प्रतिष्ठित बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल अशुद्ध है, तो यही ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 95 को सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो जल एक रूढ़ शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को। आपका मित्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? आपका मित्र मिला, ये कौन सा कारक है? तो ये संबंध कारक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 को सॉल्व करिए। संनियम का संधि विच्छेद क्या होगा? संनियम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस नियम होगा। म इसमें आधा है, हमेशा जब ऐसे म लिखा रहता है तो ये आधा म होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 98 को। कंजूस का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कंजूस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो कृपाण नहीं होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को। अभ्युदय का विलोम क्या होगा? अभ्युदय का विलोम क्या होगा? तो पतन होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट है 100वां सवाल आज के इस सेशन का। लंगोटी में फाग खेलना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दरिद्रता में आनंद मनाना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 100 सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का इन 100 सवाल में से कितना स्कोर बना, सभी बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डेली क्लास आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। यदि आप भी यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो समय हमारे पास नहीं है, 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से। ओके दोस्त मेरे, अब यहाँ से आपकी डेली क्लास होगी, अच्छे से हर क्लास को आपको करनी है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।